हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज चौधरी एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज के सेशन में हम लोग लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, यानी कि हम लोगों ने शुरुआत की थी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार, इसका परिचय मैंने दिया था। साथ में भारत के संविधान में कहाँ पर शामिल हैं और क्यों इनको शामिल किया गया है भारत के संविधान के भाग 3 में। इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर मौलिक अधिकार होते हैं तो उनकी एक क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और बताया गया था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं, यानी कि आज के टाइम पर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान के अंदर क्या दिए गए हैं। देखना, 2 बातें होती हैं। पहला कि भारत के संविधान में कौन से मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, और दूसरा कौन से मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं, यानी कि वो जिनका वर्णन भारत के संविधान में है वो तो यहाँ पर है, कुछ इससे निकल करके आते हैं, यानी कि संविधान की व्याख्या के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा इनको समय समय पर निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 21 को देखें तो यहाँ से आज के टाइम पर निकल करके आता है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार। तो ये पहले भारत के संविधान में तो दिया नहीं था, इसे बाद में न्यायपालिका की व्याख्या के द्वारा भारत के लोगों को दिया गया है, बाकी लोगों को भी इसमें दिया गया है। ठीक है जी। तो ये अपने को दो बातें ध्यान रखनी है। अब इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरुआत करें, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, और वह है स्टडी IQ के द्वारा एक UPSC का मॉर्निंग बैच जो कि सुबह 8 बजे का है, 11 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, जिसकी अप्रोच आपकी PT का मेंस यानी कि स्पेशली आंसर राइटिंग, और बच्चों का उस पर फोकस, 1-to-1 मेंटरशिप, इन सभी क्वालिटीज के साथ में इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो फीस की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पर ये सूरज लाइव कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच सिर्फ 18,999 में मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा फाउंडेशन बैच है। पहला फाउंडेशन बैच तो कंप्लीट यानी कि फुल हो गया है, उसमें अब कोई एंट्री तो नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ये दूसरा बैच लॉन्च किया गया है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। बोले सर आते ही आपने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अपने आर्टिकल 16 की। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 15 की चर्चा की थी, यानी कि भारत के लोगों को, यानी कि भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 में मैंने आपको बताया था कि राज्य जब भी अपनी कोई नीति बनाएगा तो उनमें केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इन सभी की व्यापक चर्चा हम लोगों ने की थी। आज की क्लास में देश के नागरिकों को प्राप्त दूसरे अधिकार की बात करते हैं। मैंने आपसे एक बात ध्यान से जो कहता हूं वो ध्यान सुना करो। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि देश के नागरिकों को प्राप्त दूसरे अधिकार की, यानी कि ये अधिकार पहली बात किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार केवल भारत के लोगों को प्राप्त है। अब आर्टिकल 16 के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, यानी कि कौन सा? सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र की बात करता है। सरकारी नौकरी की यहां पर ये चर्चा की जा रही है। पहली चीज ध्यान रखना। अब अधिकार क्या है? वैसे तो हम इसकी व्यापक तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल चर्चा यहां पर देख लेते हैं। देखिए, जब हम आर्टिकल 16 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 16 के अंदर सबसे पहले कहा गया है कि राज्य जब भी सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की बात करेगा तो सरकारी नौकरी के मामलों में अपने नागरिकों में केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये आधार कौन से होंगे? संविधान इनकी व्यापक चर्चा करता है और कहता है कि केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, यानी कि केवल धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और साथ में निवास, या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर जो शब्द हमको पकड़ना है वह है ओनली, यानी कि भेदभाव के अन्य आधार हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य आधार नहीं हो सकते, अन्य आधार हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब किसी रोजगार की बात की जाएगी तो वहां पर अर्हताओं की चर्चा की जा सकती है, यानी किसी खास पोस्ट के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, टेक्निकल है, एजुकेशनल है, इसके साथ साथ फिजिकल, मेंटल, डिसिप्लिनरी, अन्य प्रकार की योग्यताएं तो राज्य तय कर सकता है। ये तो उसके पास अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई भेदभाव केवल इन आधारों पर नहीं करेगा। यहां पर 2 चीजें नोट करने वाली हैं। आर्टिकल 15 के अंदर भी हम लोगों ने कुछ खास आधारों पर भेदभाव की मनाही की बात की थी, पढ़ा था हमने। अब वो जो आधार थे उनमें 2 एडिशनल आधार यहां पर दिए गए, यानी कि आर्टिकल 15 के जो ग्राउंड थे वो आर्टिकल 16 में भी हैं,
लेकिन 2 इसमें ज़्यादा हैं। वो क्या है, ये मैंने खास तौर पर बताया आपको, पहला रेजिडेंस और दूसरा डिसेंट। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, एमसीक्यू के अंदर रख देता, तो वहां पर याद रखना कि 2 ये ग्राउंड इसमें एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यहां पर ध्यान रखना है कि जब रेजिडेंस की बात करते हैं तो रेजिडेंस को लेकर के देश की संसद कानून बना सकती है कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कुछ वैकेंसी वहां के लोगों के लिए रिजर्व की जा सकती है रेजिडेंस के आधार पर, मूल निवास के आधार पर। ये यहां पर इसका एक अपवाद है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि मान लीजिए आर्टिकल 16(1), सुनिए मेरी बात को, आर्टिकल 16(1) कहता है कि सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में सबको समानता दी जाएगी, और आर्टिकल 16(2) कहता है कि केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो बात हुई इक्वालिटी बिफोर लॉ की, विधि के समक्ष समता की, लेकिन भारत के अंदर विधि का समान संरक्षण का प्रावधान भी है, आर्टिकल 14 हमने पढ़ा है। तो उसी के तहत हम भारत के अंदर कुछ लोग जो पीछे पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, जिनको आप बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उन पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में दिया जा सकता है। अब ये तो रही ओवरऑल एक छोटी छोटी मोटे तौर पर बातें। अब हम इसको 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए, जब मैं आपसे आर्टिकल 16(1) की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर बात की गई है समानता की, रोजगार के क्षेत्र में समानता की चर्चा है यहां पर। दूसरा, आर्टिकल 16(2) में मैंने कहा कि केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं, केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं, केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं। बात समझ में आती है? तो यहां पर दोनों आर्टिकल्स में आपको अधिकार दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इतनी बात आपको समझ में आती है? अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये जो भी संरक्षण हमको दिए गए हैं, इन सभी में पद की चर्चा देख लीजिए। सबसे पहले कौन से पद हैं, किस पद की बात की जा रही है यहां पर? ये सभी वे पद हैं जो राज्य के अंदर हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसका मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जो प्रावधान है वे प्रावधान सिर्फ और सिर्फ किसके संबंध में है? सरकारी नौकरी के संबंध में है। सरकारी नौकरी, नौकरी शब्द पकड़ लेना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में है। यानी कि अगर राज्य के अंदर कोई भर्ती होती है जहां पर संविदा आप जानते हैं ना, संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर आजकल लोग भर्ती कर, सरकारें भर्ती करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस के अंदर भी ये अप्लाई नहीं होता है। याद रखना इस बात को, यहां पर सिर्फ सरकारी नौकरी वाली बात है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट पद का यहां पर कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट संस्था के द्वारा दी गई किसी भी नौकरी पर आप आर्टिकल 16 के अंतर्गत किसी प्रकार की समानता या असमानता की आप चर्चा नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, ऐसा कोई अधिकार देश के नागरिक के पास नहीं है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब अगर कोई आरक्षण दिया जाता है या कोई समानता दी जाती है या उसका मांग आप कर सकते हैं, तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन नहीं होगी। राज्य के पास पूरा अधिकार है कि किसी पद के लिए क्वालिफिकेशन तय कर सकता है। अब ये क्वालिफिकेशन कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि यहां पर जब क्वालिफिकेशन हम देखें तो ये क्वालिफिकेशन शारीरिक भी हो सकती है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन शारीरिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शिक्षा के आधार पर भी हो सकती है, एजुकेशन के बेसिस पर भी हो सकती है, अनुशासन के आधार पर भी हो सकती है, या कोई अन्य तकनीकी भी हो सकती है, या इसके साथ साथ कोई तजुर्बे वाली बात हो,
अनुभव के आधार पर भी हो सकती है। बहुत सी पोस्ट होती है जिनमें सरकार कहती है भाई आपको इस क्षेत्र के अंदर इतना अनुभव होना चाहिए। तो ये पद जो है आरक्षित तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन आपसे मांग की जा सकती है। ये बात आपको, दो बातें संदर्भ में ध्यान रखनी है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जब तीसरी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे, तीसरी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में आप इस प्रकार के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो याद रखना ये नियोजन आज के टाइम पर प्रमोशन के अंदर भी अवेलेबल है, यानी कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और उसके साथ साथ रिजर्वेशन में भी, उसके साथ साथ प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन के प्रावधान है। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। चौथा, जब आर्टिकल 16(2) में यह कहा गया है कि आज के समय पर सरकारें, राज्य केवल कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी, जिसमें कि रेजिडेंस की बात भी होती है, तो आज के टाइम पर रेजिडेंस को लेकर के, यानी कि निवास स्थान को लेकर के क्या प्रावधान है, निवास स्थान को लेकर के आर्टिकल 16(3) में कहा गया है कि यदि देश की संसद चाहे तो, यदि देश की संसद चाहे तो किसी राज्य, इस बात को जरा ध्यान से समझना क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन थोड़ा बन जाता है, किसी राज्य या राज्य क्षेत्र, संसद चाहे तो किसी राज्य या राज्य क्षेत्र में ये नियम बना सकती है कि वहां पर रोजगार के लिए निवास स्थान एक क्वालिफिकेशन के तौर पर रहे, यानी कि किसी राज्य के निवासियों के लिए वहां पर स्पेशल आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन ये है कि क्या यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है? तो संविधान के अनुसार यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है, विधानमंडलों को नहीं दिया गया है। उसका कारण है कि अगर हम विधानमंडलों को शक्ति देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि संविधान का थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए और वहां पर क्षेत्रवाद का उदय हो। देश की एकता अखंडता बनी रहे, इसी के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये शक्ति भारत की संसद को दी। अब भारत की संसद ने इस शक्ति का समय समय पर इस्तेमाल किया, जैसे कि एक नियम 1957 में एक अधिनियम पारित किया जिसको आप कहते हैं लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957। इसके तहत ये कहा गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर नौकरियां और कुछ खास नौकरियां वहां के खास लोगों के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि राज्य और साथ में संघ राज्य क्षेत्र के लिए वो रिजर्व होंगी। उस क्षेत्र में कौन कौन, जैसे कि अगर उस समय एग्जाम्पल अपन ले तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, इसके लिए नियम बनाया गया। 1957 में नियम आया था। शुरुआत में यह था कि 5 साल तक इसको रखना है, लेकिन ये नियम 1974 तक रहा। अब हुआ क्या कि इसी दरमियान में एक अमेंडमेंट 32वां संविधान संशोधन 1973 देश की संसद को लाना पड़ा, और आर्टिकल 371E जो कि जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से, इसके संबंध में ये अमेंडमेंट पारित करनी पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 1969 में वहां की सरकार ने एक आदेश दिया कि देखिए 1956 से लेकर के 1969 इस बीच में जो भर्तियां हुई हैं, उस भर्तियों में कुछ भर्तियां ऐसी रहीं, कुछ लोग ऐसी भर्ती हो गए हैं जिनकी वजह से जो तेलंगाना क्षेत्र के लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिल पाया। तो जो लोग उनकी जगह पर आए हैं उनको आदेश दिया गया कि आप ये पद छोड़ दें, यानी कि नौकरी से बाहर का रास्ता उनको सरकार ने जाने का आदेश दिया। अब किसी को नौकरी देना मुश्किल होता है तो निकालना और भी मुश्किल हो जाता है, जब भी बात करें सरकारी क्षेत्र में। तो इस बात को न्यायपालिका के अंदर चैलेंज किया गया, और जब न्यायपालिका के अंदर चैलेंज किया गया तो यहां पर एक केस आता है, फेमस केस है नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1970 का ये वाद है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है कि ये जो आदेश आप दे रहे हैं ये आदेश कहीं पर भी संवैधानिक नहीं है। क्यों संवैधानिक नहीं है?
क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़ें, आर्टिकल 16(3) को ध्यान से पढ़ें, तो वहां पर ये कहा गया है कि संसद चाहे तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संसद चाहे तो ऐसा नियम बना सकती है कि वहां पर रेजिडेंस को एक क्वालिफिकेशन मान लिया जाए। अब जिस तेलंगाना क्षेत्र की आप बात करते हो, तो क्या ये पूरा राज्य है? तो जवाब है नहीं, ये तो राज्य का एक हिस्सा है। तो इसी आधार पर इस आदेश को कैंसिल कर दिया गया। बाद में पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करते हुए 32वां संविधान संशोधन 1973 लेकर के आए, जिसके तहत आर्टिकल 371E जोड़ा गया। तो ये थी चर्चा कि क्या देश की संसद निवास स्थान के आधार पर कोई योग्यता तय कर सकती है। उसके संबंध में सारी चर्चा हम लोगों ने पढ़ी, सारी चर्चा देखी। अब इसके बाद में कुछ चीजें और हैं। इसके बाद में कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि क्या किसी वर्ग को हम आरक्षण दे सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम पर SC वर्ग, ST वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस, महिलाओं, इनको आरक्षण प्राप्त है। तो इसके संबंध में प्रावधान क्या कहाँ है? देखिए, इसके संबंध में अगर हम प्रावधान देखें तो आर्टिकल 16 के अंदर ही कॉरोलरी 4 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य को अगर लगता है तो राज्य देश के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए, देश के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण दे सकती है। पहला क्या है कि पिछड़े वर्ग को राज्य आरक्षण दे सकता है। दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह कहा गया है कि ये पिछड़ा वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसको राज्य की राय में, जिसे राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसको सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसे अगर नहीं मिला है, तो यहां पर राज्य इसको क्या कर सकता है? राज्य से रिजर्वेशन दे सकता है। ये बातें यहां पर आर्टिकल 16(4) के अंदर कही गई है। लेकिन इस आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत कई विवादों का जन्म भी हुआ है। जैसे कि अगर हम यहां पर कुछ विवाद देखें तो सबसे पहला जो विवाद है इस पिछड़े वर्ग को ही लेकर के है। ये जो पिछड़ा वर्ग है इसको लेकर के ही, इसकी परिभाषा को लेकर के ही न्यायालय के सामने समय समय पर केस आए हैं। क्या विवाद है? सबसे पहले कि पिछड़ा वर्ग के अंदर कौन आएगा, क्या इसकी कोई परिभाषा है या भारत के संविधान में इसको कहीं डिफाइन किया गया है? तो इसकी कोई परिभाषा भारत के संविधान में तो नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि भारत के संविधान में ऐसी कोई डेफिनेशन यहां पर नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यहां पर आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय ये अधिकार रखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय समय समय पर एक आयोग का गठन करेंगे और ये आयोग राष्ट्रपति को, साथ में भारत की सरकार को सलाह देगा कि किस वर्ग को हमें पिछड़े वर्ग के अंदर रखना है, किसे नहीं रखना है, और इस आयोग की सलाह पर ही सरकार को काम करना है। अब सरकार ने मान लीजिए किसी जाति को, किसी वर्ग को आरक्षण की लिस्ट के अंदर रख दिया, तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है क्या इसे न्यायपालिका के अंदर चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, आयोग का निर्णय हो या फिर सरकार का निर्णय हो, इन दोनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशरी इन दोनों को देख सकती है, यानी कि ये अधिकार दोनों के पास एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये आता है पिछड़े वर्ग के संदर्भ में कि पिछड़े वर्ग की कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर के ये छोटा सा प्रावधान भारत के संविधान में है। दूसरा विवाद आता है यहां पर कि अगर पिछड़ा वर्ग है तो क्या हम इसके अंदर कोई उपवर्ग बना सकते हैं? क्या इसके अंदर हम कोई सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो एक बात तो निर्विवादित रही है। कौन सी बात? कि देश के अंदर SC वर्ग होगा, देश के अंदर ST वर्ग होगा। इसको लेकर के तो कोई विवाद कभी हुआ ही नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको आरक्षण प्राप्त है, इसमें कोई विवाद नहीं रहा है। लेकिन विवाद कहां पर आता है? विवाद आता है यहां पर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के, जिनको आप कहते हैं OBC,
अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर दो प्रकार की क्लासिफिकेशन हो जाती है। पहला बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग, और दूसरा आता है मोर बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम कहते हैं अधिक पिछड़ा वर्ग, यानी कि इनके अंदर भी अधिक पिछड़ा वर्ग। तो ये क्लासिफिकेशन शुरू में रहा। अब इस क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि एक वाद आता है जिसको आप कहते हैं बालाजी बनाम मैसूर राज्य। बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 का ये वाद है, और इस वाद के अंदर हमारे न्यायपालिका ने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, असंवैधानिक है। शुरुआत में तो न्यायपालिका ने इसे माना, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक फेमस केस रहा जिसको आप कहते हैं मंडल केस, मंडलवाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 केस। और इस क्लास के अंदर सरकार के इस वर्गीकरण को, सरकार के द्वारा जो वर्गीकरण आरक्षण के क्षेत्र में हुआ, इसे न्यायपालिका ने कहा कि ये बच्चों संवैधानिक है। ठीक है, बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने दिस से कहा ये संवैधानिक है, ऐसा क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। ये तो रही इस क्लासिफिकेशन की बात। एक क्लासिफिकेशन यहां पर यह भी आता है महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को लेकर के भी एक चर्चा रहती है कि महिलाओं का आरक्षण क्या इसी के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, महिलाओं को आरक्षण इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन आरक्षण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल क्षैतिज और ऊर्ध्वीय। तो ये दो प्रकार का आरक्षण जो है यहां पर आरक्षण की पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अब महिलाओं को आरक्षण कौन सा है? महिलाओं को आरक्षण दिया गया है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के पास है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, आप वर्टिकल आरक्षण महिलाओं को नहीं दे सकते। उसका कारण है कि महिला वर्ग में ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं ने पिछड़ेपन को महसूस किया है समाज के अंदर या फेस किया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इस स्थिति को फेस ही नहीं किया, दूसरी कुछ ऐसी हैं जिन्होंने स्थिति को जम के फेस किया है। तो बात समझ में आती है। तो महिलाओं के संदर्भ में जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं को, ये तो नौकरी की बात आती है। अब महिलाओं को लेकर के अगर आरक्षण की बात करें तो इनका आरक्षण सिर्फ यहीं पर नहीं है, इनको स्थानीय निकाय के अंदर भी आरक्षण है, जो कि मैं आपको 15th आर्टिकल के अंदर पढ़ा चुका हूँ, 15वें आर्टिकल के अंदर पढ़ा चुका हूँ कि लोकल बॉडीज के अंदर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि हम अपनी महिलाओं को 1/3 आरक्षण देंगे, यानी कि जो लोकल बॉडीज के अंदर सीट हैं पर सरपंच, पंच और साथ में सदस्यों की, उनमें से 1/3 महिलाएं होंगी। ये तो संविधान के अंदर था। अब 2009 के अंदर कैबिनेट ने यह भी फैसला किया था कि हम इसको बढ़ा करके 50% कर देंगे। ये फैसला भी कैबिनेट ने किया था, हालांकि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिनके अंदर सबसे अव्वल जो राज्य आता है उसमें उत्तराखंड आता है, जहां पर आज के टाइम पर 50% रिजर्वेशन जो है वो लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं को दिया गया है। अब इसके अलावा कुछ और राज्य, जैसे कि बिहार की आप बात कर दीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, ये राज्य हैं जहाँ जैसे वो हैं जहाँ पर 50% का आरक्षण महिलाओं को लोकल बॉडीज में प्राप्त है। तो ये महिलाओं के संदर्भ में है। इसके बाद एक और विवाद रहता है जिसको आप कहते हैं, क्या आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए? क्या आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए? तो इसके संबंध में दो आपको समिति याद रखनी होती है। आपने सुना होगा सच्चर समिति, सच्चर फॉर्मूला, उसके बाद में रंगनाथ मिश्रा। तो इन आयोगों की रिपोर्ट आई और इन आयोगों की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट करते हुए कहा गया कि भाई देखो, ऐसा है जो हमारे यहाँ पर धर्म है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर क्रिश्चियन हो, इन सभी समुदाय के अंदर जातिवाद देखने को मिलता है। ये भारत के अंदर ही ऐसा है। जैसे इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर जातिवाद है, भारत से बाहर कोई जातिवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाद रखा जाता है क्योंकि जातिवाद भारत के अंदर शुरू से पनपता रहा है। तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? तो यहाँ पर 2011 में तय किया गया
कि हम धर्म के आधार पर, यानी कि जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अंतर्गत भी हम उनको आरक्षण देंगे। और ये जो 4.5% का आरक्षण है, ये जो हम देते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर 27% की जो कैप है, उसी 27% की कैप के अंदर हम ये 4.5% का आरक्षण देंगे। तो धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर के बात रहती है। अब इसके साथ में एक सबसे बड़ी समस्या जो भारत के अंदर रहती है कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या है, इसको लेकर के भी बहुत विवाद रहा है कि क्या सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण रहता है। वैसे तो बहुत सारे इसके राय लोगों की इस पर रही है, न्यायपालिका ने बार बार कुछ कहा है, लेकिन जो फाइनल हम देखते हैं वो फाइनली इस बात को न्यायपालिका ने मंडलवाद के अंदर निश्चित किया, यानी कि मंडल केस 1993 में इस बात को क्लियर किया। मंडल केस में न्यायपालिका ने कहा कि जाति है क्या, जाति हमारे समाज का ही एक क्वालिटी है, जाति हमारे समाज की एक क्वालिटी है और समाज के अंदर ये वर्ग शुरू से चलते आ रहे हैं और ये वर्ग सिर्फ यहीं पर नहीं है, इनसे कोई धर्म भी अछूता नहीं है। तो न्यायपालिका ने कहा कि यदि कोई जाति ऐसी है जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो हम उसे भी आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि जाति के आधार को भी आरक्षण का आधार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। लेकिन यहां पर एक जब मंडल केस की हम बात करते हैं तो देखिए, मंडल आयोग गठित किया गया मोरारजी देसाई के साथ समय पर, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी और उनकी सिफारिशों को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पर देश के अंदर लागू किया गया था। अब जब इसे लागू किया गया तो वहां पर बहुत विवाद हुए थे, बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ गया। अब जब नई सरकारें आई तो उनके ऊपर दबाव बना, जिसमें एक सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, उनके ऊपर दबाव था कि आप जो हमारी अपर स्टार्टअप सोसाइटी जनरल कैटेगरी है उनको भी रिजर्वेशन दें, और जब आप उनको रिजर्वेशन दें तो केवल आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दें। तो सरकार ने इस बात को फॉलो किया और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक आरक्षण नीति बनाई और अपने कार्यकारी आदेश से, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा देश के अंदर हमारे देश के अंदर 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल आर्थिक आधार पर दे दिया गया। इस बात को मंडलवाद के अंदर देखा गया, बेसिकली चैलेंज करने का कारण यही था। फाइनली रिजर्वेशन की पॉलिसी को मंडलवाद के अंदर पढ़ा गया और पढ़ करके इसकी पूर्णतः व्याख्या की गई जो आज तक फॉलो की जाती है। यहां पर मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल और केवल आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। तो इस आधार पर उसने इसको नकार दिया, लेकिन हाँ जाति के आधार पर है, ये मंडलवाद के अंदर क्लियर किया गया था। ये बातें हैं। अब इसके बाद जो नया विवाद का एक मुद्दा है वो मुद्दा ये रहा कि भाई अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो इस आरक्षण की सीमा क्या रहेगी, इस आरक्षण की लिमिट क्या रहेगी। जैसे कि मंडलवाद के अंदर, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो 10% का आरक्षण और दिया, तो ये जो 10% का आरक्षण था, ये 10% का आरक्षण 27% तो ओबीसी कैटेगरी और 23% हमारे एससी एंड एसटी कैटेगरी, उससे ज़्यादा था, यानी कि 60% टोटल आरक्षण दे दिया। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या आप आरक्षण की कोई सीमा नहीं रखते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडलवाद के अंदर तय किया कि जो टोटल आरक्षित पद होंगे उसकी सीमा रहेगी 50%, यानी जितने टोटल पद हैं उनमें से 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर विशेष परिस्थिति होती है और उस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई बार इस सीमा को लांघ करके आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर है और साथ में नागालैंड है। मणिपुर और नागालैंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक है। और यहीं पर अगर हम एक चीज और देखें तो 1994 में 1994 के अंदर देश के राज्य तमिलनाडु, साउथ इंडिया का राज्य तमिलनाडु, यहाँ पर रिजर्वेशन को 69% रखा गया। और जब इसे देश की न्यायपालिका के अंदर चैलेंज किया गया तो यहाँ पर याद रखना एक संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं 76वां संविधान संशोधन 1994 पास किया गया
और 76वां संविधान संशोधन 1994 पास करते हुए इस पूरे रिजर्वेशन की स्कीम को 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस कर दिया गया। और आप जानते हैं कि यदि कोई कानून 9th शेड्यूल के अंदर आ जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अब ये स्थिति नहीं है। IR कोलो केस की मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि आज के समय पर ऐसा नहीं है। 9th शेड्यूल के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो मुकदमा है, जो इशू है, वो 24 अप्रैल 1973 या उसके बाद का होना चाहिए, तो इस पर यह लगाया जा सकता है। बट किसी तरीके से इस पॉलिसी को यहाँ पर बचा कर रखा गया। तो ये था क्या, कितनी लिमिट रिजर्वेशन पर हो सकती, कितना हम कैप रख सकते हैं। तो 50% अधिकतम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने मंडलवाद के अंदर तय की। अब इसके साथ यहां पर एक विवाद और आता है और उसे आप कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल यानी कि अग्रनयन नियम। ये अग्रनियम नयन क्या कहता है, इसके अंदर आप देख लीजिए, मान लीजिए, समझेंगे आप इस तरीके से कि मान लीजिए कोई खास वर्ष 1965 में सरकार ने कोई भर्ती निकाली और सरकार की इस भर्ती में SC और ST कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है, समझा रहे हैं वैसे ही मान के चलिए, या फिर कह लें टोटल जो रिजर्वेशन है उसके अंदर जो कुल पद निकाले वो कुल पद 50 थे। अब इनमें से कुछ पद ऐसे रह गए जिन पर कोई भर्ती हुई नहीं, यानी कि वैकेंसी 20 ऐसी रह गई कि जहां पर भर्ती हुई ही नहीं, ये खाली पद रह गए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 1966 में या उसके बाद कोई भर्ती होती है, उस भर्ती के अंदर जो नए पद निकलेंगे उनके अंदर इन 20 पदों को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाएगा रिजर्वेशन से अलग, या फिर उसी की 50% कैप के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा, ये क्वेश्चन था। शुरुआत में अगर हम इसको देखें तो न्यायपालिका की इसके ऊपर नज़र ये थी कि भाई देखो ऐसा है कि आप ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल लेकर के चल रहे हो इसको कंटिन्यू करो, यानी कि इसको आप यहाँ पर लेकर के 1966 में उन भर्ती से अलग रख सकते हो। लेकिन 2 वर्ष के बाद में, यानी कि 1967 में अगर कोई भर्ती आती, यहाँ पर ये वैकेंसी फुल नहीं होती है, इन पर भर्ती नहीं होती है, तो फिर आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि देवदासन वर्सेस भारत संघ 1964 का वाद है जिसके अंदर ये माना गया था। इसको लेकर के मंडलवाद के अंदर भी निर्णय आया। मंडलवाद के अंदर सरकार ने कहा कि देखो ऐसा है कि कैरी फॉरवर्ड रूल को आप कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि 50% जो कैप हमने तय किया उस 50% कैप को ये उल्लंघन नहीं करता है। तो यहां पर ये नियम आता है। लेकिन संसद को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने 81वां संविधान संशोधन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 करते हुए ये कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल बिल्कुल वैलिड है और इसके तहत अगर हम SC ST वर्ग की वैकेंसी को या फिर रिजर्व वैकेंसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो जब अगले वर्ष 50% की कैप काउंट की जाएगी तो ये जो अनफिल्ड वैकेंसी है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अगर लगाते हैं इसको, तो 1965 में 20 ये भर्ती ऐसी थी जिन पर 20 पद ऐसे थे जिन पर भर्ती नहीं हो पाई। तो अगले साल जब 1966 के अंदर आप नई भर्ती निकालोगे तो यहाँ पर 50% कैप में आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, ये अलग से चलती रहेंगी। ये बात 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा सरकार ने तय की। तो ये इसके संबंध में कुछ जो विवाद है क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद यहीं पर मंडलवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं, जिनको आप रखें किसके अंदर, क्रीमी लेयर में। जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आप बैकवर्ड क्लासेस और अधिक बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ये जो वर्ग है जिसको क्रीमी लेयर है, इस क्रीमी लेयर को फाइंड आउट कीजिए और अगर इनको रिजर्वेशन आवश्यक है तो आप आवश्यक रिजर्वेशन दे दीजिए और जो इसके अंदर नहीं आते हैं उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रीमी लेयर के संदर्भ में हमारे न्यायपालिका का ये निर्णय रहा। इसके बाद एक और विवाद रहता है जिसको आप कहते हैं प्रमोशन। क्या प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए? तो शुरुआत में तो ये था कि भाई होना चाहिए, लेकिन बाद में आकर के थोड़ा सा इसमें समस्या आई
और न्यायपालिका ने ये कह दिया कि नहीं, इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जैसे कि मंडलवाद की बात करें तो मंडलवाद के अंदर इस बात को लेकर के न्यायपालिका नाराज हुई और मंडलवाद में इन्होंने आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 का हवाला दिया कि अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रमोशन के अंदर लेकर के जाते हैं तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नुकसान होता है, तो इसे हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आगे लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट को ये बात कतई पसंद नहीं है। उन्होंने यहाँ पर देश के संविधान के अंदर 77वां संविधान संशोधन 1995 पारित किया और पारित करके ये कहा कि अगर सरकार चाहे, राज्य चाहे, तो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दे सकती है, ये अधिकार रखा गया। अब ये जो आर्टिकल 335 का इशू जो वाद के मंडलवाद के अंदर आया था, इसको लेकर के भी पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करते हुए यहाँ पर 82वां संविधान संशोधन 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 पारित किया और पारित करते हुए कहा कि अगर यहाँ पर हम एससी एसटी कैटेगरी के लिए कुछ करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर यहाँ लागू नहीं होता, यानी कि इस पर किए गए प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इस पॉलिसी को बाद में न्यायपालिका के अंदर चैलेंज भी किया गया था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें तो 77वें संविधान संशोधन को एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर चैलेंज किया गया और जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड माना, कहा कि भाई ये वैलिड है, इसके अंदर कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये इसका अलग विवाद है। एक विवाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें बड़ा मजा भी आता है। अगर ऑफलाइन क्लास होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है तो उसके अंदर ज़्यादा मजा आता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एक बात बताओ, विवाह के संदर्भ में क्या प्रावधान है रिजर्वेशन को लेकर? विवाह का मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी का व्यक्ति आपस में शादी करेगा, एससी एसटी कैटेगरी का ही व्यक्ति आपस में शादी करेगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति एससी एसटी कैटेगरी का है या फिर बैकवर्ड क्लासेस का है और वो जनरल क्लास के व्यक्ति से शादी कर ले, ये पॉसिबल है। तो इसके संदर्भ में रिजर्वेशन का क्या प्रभाव रहेगा, यानी कि यहाँ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको इस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में रखेंगे या फिर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ये क्वेश्चन न्यायपालिका के पास आया और न्यायपालिका ने इसको एनालाइज करते हुए कहा कि देखिए हमारा जो समाज है, हम पैटर्नल सोसाइटी को फॉलो करते हैं, यानी कि पैतृक समाज को। तो इस प्रकार के विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी उसे हम ये मानेंगे कि ये पिता की जो विरासत है उसे पिता की विरासत मिली है, और जब पिता की विरासत उसे मिलती है तो पिता की जो लिमिटेशंस हैं वो भी उसको मिलती हैं। जैसे मान लीजिए पिता एससी एसटी कैटेगरी या बैकवर्ड क्लासेस से है तो यहाँ पर उत्पन्न संतान को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर पिता जनरल कैटेगरी से है तो फिर उसे इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ जो सामाजिक कठिनाइयाँ इसको फेस करनी पड़ती बालक को समय पर, ये कठिनाइयाँ इस बच्चे को यहाँ पर इस समय पर फॉलो नहीं करनी पड़ती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई न्यायपालिका के अंदर ये साबित कर दे कि बच्चे की परवरिश के अंदर पिता से ज़्यादा माता, यानी कि होता है ना कई बार बच्चा सिर्फ माता के पास ही रहता है और पिता का कोई उसमें लेना देना ही नहीं है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में हम सोच सकते हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको भी जो है न्यायपालिका के अंदर एड्रेस किया गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और बातें चलती हैं। कई बार ये भी आता है कि सर हर जगह आरक्षण नहीं होना चाहिए, कुछ जगह तो कम से कम ऐसी हो जहाँ पर आरक्षण ना हो। टैलेंट की बात करें तो ऐसा है, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एटॉमिक रिसर्च की बात कर लीजिए आप, हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए, हायर कोर्ट की बात कर लीजिए, या फिर स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए। क्या कभी आपने सुना है कि इंडियन टीम में इतनी सीटें एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व हैं? नहीं है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर रिजर्वेशन बिल्कुल लागू नहीं होता है, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आरक्षण की पॉलिसी यहाँ पर नहीं आती है। उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो बाद में जाकर के देश की न्यायपालिका ने यह तय किया कि हम 103वां
देश की विधायिका ने तय किया कि हम 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण एक्सटेंड करेंगे और आरक्षण एक्सटेंड करते हुए 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया। अब ये जो 10% आरक्षण है ये तय कैप जो कि 50% है उससे अधिक है, यानी कि उससे अलग जाकर के आरक्षण दिया गया है। आज के समय पर ये स्टेटस रहता है। ठीक है भाई, तो ये जो है नया एडिशनल एक चीज भारत के संविधान में जोड़ दी गई है। तो ये हम लोगों ने आरक्षण की पॉलिसी को देखा, विस्तार में जाकर के इसको देखा। अब इसके संदर्भ में कुछ डेवलपमेंट भारत के संविधान में रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मंडल आयोग हमने पढ़ा, उसके बाद इसकी क्या स्टेटस है वो देखा हम लोगों ने, साथ में इंदिरा साहनी केस देखा और साथ में 103वां संविधान संशोधन भी हम लोगों ने देखा। तो ये रहा आरक्षण की पॉलिसी। अब इसके संदर्भ में क्या क्वेश्चन पॉसिबल ऐसा हो सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, यानी कि मेंस के अंदर कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, पीटी को लेकर के एमसीक्यू क्या बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। सुबह का जो शो होता है 9 बजे वाला, वहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं और साथ में कुछ और भी हम प्लान करेंगे जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मेन सीरीज में, साथ में एमसीक्यू सीरीज के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वो जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको टॉपिक के ऊपर पूरी कमांड बन सके। तो आज की क्लास में मैंने देखा कि आर्टिकल 16 क्या है, भारत के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, न्यायपालिका का उनको लेकर के क्या अपना ओपिनियन है, वो सारी बातें हम लोगों ने देखी। इसके बाद में ये अनाउंसमेंट मैं आपके लिए पहले ही कर चुका हूँ, यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस बैच स्टडी आईक्यू के द्वारा मॉर्निंग बैच में लॉन्च किया जा रहा है आपके लिए 11 जुलाई से, जिसकी फी 18,999 आपको लगती है अगर आप सूरज लाइव इस कोड को अप्लाई करते हैं तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और विदा लेने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, कोई सजेशन है उसे भी आप लिख सकते हैं, साथ में आप अपने सजेशंस, कमेंट्स और प्लस कोई क्वेश्चन है तो मुझे सोशल मीडिया पर जाकर के भी पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ा है ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।